गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम विश्व के भूगोल में नेपाल देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली जो हमारी वीडियो बनी है उसमें हमने नेपाल का सामान्य परिचय और उसके जैसे प्रशासनिक दृष्टि से नेपाल में राज्य और जिलों में जो विभक्त किया गया है इन सब के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेपाल के धरातलीय स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के साथ ही नेपाल में अपवाह तंत्र कौन सा है, कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें नेपाल के धरातलीय स्वरूप की, तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि नेपाल क्या है, एक पहाड़ी प्रदेश है। और अगर इसका देखें 3/4 से अधिक भूभाग ऐसा है जो क्या है 3000 मीटर से ऊंचा है। और वहीं 15% भाग इसका ऐसा है जो क्या है जो भूभाग ऐसा है जो क्या है हिमाच्छादित है। और देश का 50% क्षेत्र 1500 से 3000 मीटर ऊंचा है। शेष जो इसका क्षेत्र बचता है उसमें नदी घाटी बैसीन हो गए और इसके साथ ही जो मैदान है वो बने हुए हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर फैले दक्षिण से लेकर उत्तर तक यहाँ क्या है, इसके अगर हम भौतिक प्रदेश देखें तो इसको अलग अलग भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। अगर हम नेपाल के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो इसके भौतिक प्रदेश हैं उसमें हम देखेंगे तराई का मैदान, सेकंड नंबर पे बात करेंगे महाभारत लेक के बारे में, थर्ड नंबर में देखेंगे मध्य भूमि का भाग और फोर्थ में बात करेंगे ग्रेट हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तराई का मैदान जो कि फर्स्ट पार्ट है इसका, तो पहले आपको इसके फिजिकल मैप में दिखा दें। जैसे आप इसका नेपाल का फिजिकल मैप देख रहे हो तो इसमें क्या है कि आप लोगों को मैप में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो भाग है ये क्या है महाभारत रेंज यानी कि महाभारत लेक है। और इसी के साथ ही जो ऊपर वाला भाग है ये आप लोग देख रहे हो हिमालयाज, तो इसमें क्या है ग्रेट हिमालय पर्वत श्रेणी है। और वहीं अगर देखें तो इसके बीच में क्या है तराई का मैदान और मध्य का भूभाग है। तो इस तरह से क्या है ये नेपाल का फिजिकल पोर्शन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तराई के मैदान की, तो जो इसका तराई का मैदान है उसमें क्या है कि नेपाल की दक्षिणी सीमा के साथ साथ तराई धरातल का विकास हुआ है और यहाँ तराई क्षेत्र का धरातलीय नदियों तथा तलछट के अपार जमाव से विकसित हुआ है। वहीं अगर हम देखें तराई प्रदेश में तो यहाँ 25 से 40 किलोमीटर यह चौड़ा और 50 से 250 मीटर ऊंचा है। और अगर इसके ढाल की बात करते हैं, जो इसका ढाल है वो क्या है साधारण है और यह है दक्षिण की ओर है। तराई प्रदेश का जो उत्तरी भाग है उसको आप सभी जानते हो भावर कहते हैं। और यह कहीं अगर देखें तो यहाँ चौरस मैदान मिलता है, कहीं पर बालू है, कहीं रुखड़ी मिट्टी के भरे हुए भाग भी हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो यह प्रदेश क्या है बहुत अधिक उपजाऊ और घना प्रदेश है। और इसी के साथ ही इस प्रदेश में अधिकांश भाग घने जंगलों से लंबी लंबी घास से ढका हुआ है। और इस भाग में अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण इसका स्पष्ट है कि यहाँ पर क्या है बहुत अधिक वर्षा होती है और जल का प्रवाह भी क्या है यहाँ पे नई नई मिट्टियाँ लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं। तो इसके कारण जो इसका उत्तरी भाग है इसको क्या है ये वाले जो उत्तरी भाग है यहाँ पर क्या है दलदली क्षेत्र बना रहता है नेपाल के उत्तरी भाग में। और दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर मलेरिया का प्रकोप बहुत अधिक रहता है। वहीं अगर हम इसके सेकंड नंबर की बात करें, जो सेकंड नंबर आप मैप में देख रहे हो इसका नाम क्या है महाभारत रेंज यानी कि महाभारत लेक के बारे में। तो इसमें देखें तो ये चूरे की पहाड़ियों के ठीक उत्तर में 1500 से 3000 मीटर ऊंचे महाभारत का लेक पर्वतीय भाग है जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। और इसमें अत्यंत जटिल मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। यहाँ महाभारत और चूरे के पर्वतीय भाग नहीं हैं, वहाँ पर क्या है घाटियाँ मिलती हैं। और जो यहाँ पे घाटियाँ हैं उनको दून या फिर उनका जो आंतरिक भाग है, जैसे अभी आपको बताया ना कि जो इसके अंदर वाला भाग है उसको क्या कहा जाता है तराई के नाम से जाना जाता है। और अगर इसमें देखें जंग देवखुरी और नवलपुर चिंतनपुर में दून घाटियाँ विस्तृत हैं। और इन क्षेत्रों में नेपाल व भारत की सीमाएं चूरे पहाड़ियों के द्वारा क्या है निर्धारित होती है। जो भारत और नेपाल की सीमा है उसके बीच में चूरे की पहाड़ी पड़ती है। और इन घाटियों का औसत धरातल देखें तो ये क्या है 180 से 480 मीटर है। वहीं अगर हम इसके थर्ड नंबर की बात करें, जो तीसरा भाग है उसको क्या कहा जाता है मध्य भूमि। तो जो मध्य भूमि वाला भाग है यानी कि बीच वाला, तो इसमें मध्यम ऊंचाई की पहाड़ियाँ हो गई, काठमांडू की घाटी शामिल है। आप मैप में इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है ये जो मध्य का भाग है इसमें क्या है कि यहाँ पर काठमांडू वाला जो एरिया हो गया ये काठमांडू की घाटी हो गई। और इसके साथ ही पहाड़ियों वाला क्षेत्र है जो इसमें शामिल किया जाता है। महान हिमालय जो है यानी कि ये ग्रेटर हिमालय है इसके ये क्या है दक्षिण में हो गया, ठीक है ना, दक्षिण में ये
फैला हुआ है और महाभारत लेक, चूरिया की पहाड़ी तथा अंतरतराई की द्रोणियों का यह मध्यवर्ती भाग है। वहीं अगर हम इस खंड की बात करें तो यह 60 से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में और 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक मिश्रित धरातल है। इस खंड में अनेक कम ऊंचे पर्वत तथा पहाड़ियां हैं। शिवालिक पहाड़ियों तथा काठमांडू की प्रसिद्ध घाटी इसी खंड में स्थित है। यहाँ पर पोखर घाटी विस्तृत है। काठमांडू तथा पोखर घाटी समतल बेसिन है और इनका निर्माण अगर देखें तो यह नदियों और हिमानी के तलछट के कारण होता है। और यहाँ बागमती नदी बहती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि यहाँ पर क्या है, मेन बागमती नदी बहती है। वहीं इसके बाद अगर हम इसके चौथे भाग की बात करते हैं तो चौथा भाग इसका क्या है, ग्रेट हिमालय पर्वत श्रेणी। ग्रेट हिमालय पर्वत श्रेणी आप इसके मैप में भी देख सकते हो। तो इसमें क्या है, ग्रेट हिमालय अथवा हिमाद्री श्रेणी जो है ये देश के उत्तरी भाग में फैली हुई है। तो आप मैप में ये देख सकते हो कि ये क्या है, इसके उत्तरी भाग में फैली हुई है और यहाँ पर अत्यधिक शीत प्रदेश है। नॉर्मल सी बात है, बर्फ है तो शीत है यहाँ पे। करनाली, कोसी, गंडक, ये सारी नदियाँ आप ये भी मैप में देख लो, क्या है इसमें ये दिखा हुआ है, गंडक नदी होगी, करनाली होगी और इसी के साथ ही ये कोसी रिवर होगी। तो ये यहाँ की मुख्य नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। और इस प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ पे ऊंची चोटियाँ भी हैं। यहाँ पर बहुत सी पर्वत श्रेणियाँ, पर्वत चोटियाँ जो क्या है 7500 मीटर से ऊंची हैं। और संसार की सबसे ऊंची चोटी, इस चीज़ को आप नोट करना कि अपने संसार की सबसे ऊंची जो चोटी है, क्या नाम है उसका, माउंट एवरेस्ट। इस चीज़ को अच्छे से नोट करना, बहुत बार ये क्वेश्चन पुट होता है। जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है। तो इसको नोट कर लेना, वो क्या है, यहाँ पर ही स्थित है। ठीक है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी पूछ ले कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई पूछ ले 8848 मीटर है, तो वो क्या है, यहाँ पे नेपाल में स्थित है। वह नेपाल तथा तिब्बत की सीमा के बीच में स्थित है। जो नेपाल और तिब्बत की सीमा है यानी कि इसके बीच में स्थित है। और वहीं अगर हम देखें तो इस प्रदेश में उच्च पर्वत शिखरों में माउंट एवरेस्ट 8848 हो गया जैसे। और इसके बाद अगर हम वैसे बात करें, जैसे पहले माउंट एवरेस्ट हो गया और इसके साथ ही दूसरे नंबर पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर धौलागिरी हो गया। ठीक है ना, धौलागिरी की पहाड़ियाँ हो गया। धौलागिरी की पहाड़ियों की बात करते हैं तो यह क्या है, 8507। और इसी के साथ ही देखें तो मकालू की पहाड़ियाँ हो गई 8475 और अन्नपूर्ण प्रमुख हैं। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि विश्व के 10 जो हाईएस्ट शिखर हैं उनमें से 8 शिखर जो हैं वो नेपाल में स्थित हैं। ठीक है ना, जो वर्ल्ड के अगर अपने टॉप 10 की बात करें कि सबसे हाईएस्ट ऊंचाई के जो टॉप 10 जो शिखर हैं, तो उसमें से अगर हम सबसे टॉप वाले 10 में देखें तो जो 8 हैं वो 8 क्या है, नेपाल में आ जाते हैं। ये उच्च पर्वत शिखर प्राय वर्ष भर क्या है, हिमाच्छादित रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि नेपाल के अगर फिजिकल पोर्शन की बात करें तो इसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांट देते हैं, यानी कि तराई का मैदान, महाभारत लेक, मध्य भूमि और ग्रेट हिमालय पर्वत श्रेणी। और फिर इसके आगे क्या है, आप इसका मैप में इसका डिवाइडेशन देख सकते हो। अब बात करें इसके अपवाह तंत्र की, यानी कि यहाँ की नदियों की। तो नदियों की पहले जैसे आपको मैप में बताया गया है ये वाली चीज़, ठीक है ना। अब मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, नदियों का अपवाह है। और नदियों के भी इसके बारे में बताया ना कि यहाँ पर क्या है, नदियों के अत्यधिक जल प्रवाह के कारण क्या है, यहाँ पे नई मिट्टी जमा होती रहती है, जिसके कारण जो नेपाल का उत्तरी भाग है वो क्या है, दलदलीय है। और दलदली होने के कारण ही यहाँ पर अभी आपको बताया कि इसमें मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप होता रहता है। और अगर हम वैसे बात करें यहाँ पे अपवाह तंत्र की, तो नेपाल की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, कर्णाली नदी है। आप इसकी लोकेशन मैप में देख सकते हो कि जो नेपाल है ये इसके यहाँ पर क्या है, कर्णाली रिवर है। और आप देख भी सकते हो कि ये जो कर्णाली रिवर है इसके अपवाह भी बताया गया है। तो ये क्या है, नेपाल की सबसे बड़ी नदी है। और वहीं देखें तो देश के पश्चिमी भाग में ये प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, आप ये मैप में देख सकते हो कि ये नेपाल का पश्चिमी भाग है और यहाँ पर ये प्रवाहित हो रही है। गंडक नदी की बात करें, ये क्या है, सेकंड नंबर पे अपने गंडक नदी। ये जो गंडक नदी है, गंडक नदी क्या है, ये मध्य में प्रवाहित हो रही है। आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हो, चाहे तो आप इसको मैप बना के अच्छे से बना सकते हो कि पहले ये कर्णाली होगी जो पश्चिम में है और मध्य की बात करते हैं तो यहाँ पर ये गंडक नदी है। यह सप्त गंडक के नाम से जानी जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना कि वैसे तो ये गंडक रिवर है, लेकिन अगर इसको क्या है, कई बार इसको सप्त गंडक के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं अगर ये तीसरी नदी की बात करें तो वो कौन सी है, कोसी रिवर है,
जो कोसी रिवर है यह क्या है, नेपाल के पूर्व में प्रवाहित हो रही है। कोसी नदी सप्त कोसी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना कि जो गंडक है वो सप्त गंडक के नाम से जानी जाती है और जो कोसी है वो सप्त कोसी के नाम से जानी जाती है। तो अब आप लोग रिवर में अच्छे तरीके से इसको मैप में बना सकते हो कि जैसे मान लो कि अगर आप मैप में इसको दर्शा रहे हो कि जो इसका पश्चिमी भाग है, तो पश्चिम भाग में अगर आप रिवर दर्शा रहे हो तो वो करनाली आ जाएगी, मध्य में दर्शा रहे हो तो इसके गंडक आ जाएगी, और वहीं अगर पूर्वी भाग की बात करते हैं तो पूर्व में नेपाल के कौन सी आ जाएगी, कोसी रिवर आ जाएगी। तो ये क्या है, नेपाल की प्रमुख नदियां हैं। आई होप कि आपको नेपाल के बारे में इसका फिजिकल पोर्शन और इसके जो ये डिवाइडेशन किया है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसको आप अच्छे से मैप पर भी नोट कर लेना और कॉपी पर भी ये मैप बना के इसका फिजिकल पोर्शन और इसमें जो अपवाद अंतर है उसको आप शो कर लेना। थैंक यू।